बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ हो गया। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान खेला गया, जो कि पाकिस्तान ने मैच जीता। दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएई, वो मैच भी पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गया। अगर अफगानिस्तान वाले मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने 182 रन बनाए, और तारीख में बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है वो 20 ओवर मुकम्मल करे। अब पूरे 20 ओवर खेले, तो इसमें 20 ओवर खेलकर 182 रन पाकिस्तान की टीम 7 विकेटों पर बनाने में कामयाब हुई। दूसरे मैच में दोबारा से 20 ओवर पूरे खेले गए, 207 पर ऑल टीम आउट हो गई, और इस तरह से ये मैच भी पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गया। अब कप्तान और कोच जो हैं वो तो अपनी बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप को लेकर सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट जितने भी हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सी खामियां जो हैं वो हमारी बॉलिंग लाइनअप में हैं। इस तरह की बॉलिंग लाइनअप जो है वो एशिया कप के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो तगड़ी टीम है, टीम भारत है, श्रीलंका है, इनको हराना इस बॉलिंग लाइनअप से मुश्किल हो जाएगा। मजीद हिकमत अमली कुछ तब्दील करना पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं पाकिस्तान टीम जो है इन बड़ी टीमों को हराने में कामयाब हो सकती है। तो रमीज़ राजा साहब ने भी यही कहा है कि जनाब मजीद हिकमत अमली की ज़रूरत है। दीगर जो क्रिकेटर्स और कमेंट्री पैनल पर जो मौजूद थे उन्होंने भी इसी सारी सूरत पर जो बात की है। लेकिन माइक हसन कह रहे हैं कि हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। इस ट्राई नेशन सीरीज़ का मकसद ये था कि एशिया कप के हवाले से तैयारी की जाए, और उस तैयारी को मद्देनजर रखते हुए हमने अफगानिस्तान वाले मैच के दौरान कुछ बॉलिंग लाइनअप रखी, उसके बाद शाहीन और हारिस को रेस्ट करवाया गया, और फिर हमने यूए में हसन अली को ट्राई किया, और हसन अली और सलमान मिर्जा को ट्राई किया गया, जिसमें उनको अच्छे रिजल्ट मिले। अब देखना ये कि कल का जो मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, इसमें कौन सी बॉलिंग लाइनअप, क्या दोबारा से शाहीन, हारिस और हसन के साथ जाया जाता है, सुफियान मुकीम को रेस्ट दिया जाता है, इब्रार को रेस्ट दिया जाता है, इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें पहले मैच से आ जाते हैं। साहिबजादा फरहान ने अच्छा आगाज़ दे दिया, हमने देखा कि 21 रन की इनिंग्स खेली 10 गेंदों पर, और दूसरे मैच में भी उन्होंने जो है वो 8 रन की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान इस पोजीशन में थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन पर प्रेशर बहुत है। प्रेशर इस तरह से है कि जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतना है तो आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन इस अग्रेसिवनेस में हमने देखा पहले मैच में साइम अयूब फ्लॉप हो गए, दूसरे मैच में साहिबजादा फरहान फ्लॉप हो गए, दूसरे मैच में साइम अयूब आउटस्टैंडिंग रहे। लेकिन फरहान से आ जाते हैं, जिस कैलिबर के वो बैटर है, जिस तरह से उन्होंने अपना आप मनवाया है पाकिस्तान में भी और हमने दीगर जगह पर भी देखा है, लेकिन इसमें थोड़ी से इनकंसिस्टेंट नजर आए। हमने देखा कि जल्दबाजी का शिकार रहे। व्हाट यू से ऑन इट? देखें, ऐसा ही है थोड़ा, मतलब ज़ाहिर है शारजा कंडीशन में वो गए थे तो वहाँ पर एडजस्ट होने में उनको टाइम लगा होगा, क्योंकि साहिबजादा फरहान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ खेलते हुए पहली बार शारजा में खेल रहे थे, तो इसलिए उनको इस चीज़ का मार्जिन भी यकीन मिलना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर अफगानिस्तान वाले मैच में भी अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल बॉल नहीं था जिसको वो खेलने गए थे। उससे पहले हालांकि वो 2 चौके भी लगा चुके थे उस ओवर में, तो अगर वो वहाँ पर स्ट्राइक रोटेट भी कर लेते और उस बॉल को या डक भी कर लेते, उस बॉल को अगर वो डिफेंड भी कर लेते, तो शायद मेरा ख्याल है कि अपनी इनिंग को प्रोलॉन्ग करना साहिबजादा फरहान के लिए खास तौर पर इसलिए ज़रूरी है कि अभी वो उस फेज़ में चल रहे हैं जब बैट्समैन की फॉर्म लगी हुई है। तो जब बैट्समैन की फॉर्म लगी हो इस पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर, खास तौर पर T20 सर्किट के अंदर अगर हम देखें, डोमेस्टिक में भी, PSL में भी, पाकिस्तान के साथ भी वो रन्स करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह के बैट्समैन को अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग करना जरूरी है, क्योंकि उनके रन्स तो आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप आउट होंगे तो जाहिर है कि या तो कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल होगी, या फिर आप कहीं लैक ऑफ फोकस का शिकार हो जाएंगे, आपका फोकस कहीं लूज होगा, तो फिर आप अपनी विकेट जो है वो गवा देंगे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद वो उस फोकस को लूज कर गए थे जिसकी उनको वहां पर जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि दूसरी इनिंग में साइम अयूब ने जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और इस साल में हमें पहली बार शायद साइम अयूब अपने उसी कलर में देखने को मिले जब वो इंजरी से वापस आए हैं। साइम अयूब जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे रन्स के मामले में, लेकिन अगेन पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है टीम की, उन्होंने कंसिस्टेंटली उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्हें एतमाद किया। पहले भी उन्होंने इस एतमाद को जो है वो पे ऑफ किया रन बना के, और अब भी दोबारा ये अच्छी बात है कि एशिया कप से इतना करीब आके वो रन्स करना शुरू हो गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो आइंदा आने वाले 1-2 मैचेस हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के, पाकिस्तान को अफगानिस्तान और यूएस एक और मैच खेलना है, उसके बाद फाइनली पाकिस्तान को खेलना है, तो साइम अयूब को इन तीनों मैचों में और साहिबजादा फरहान को भी, ताकि पाकिस्तान की टीम को अच्छा आगाज़ फराहम करने वाले ओपनर मिले, और जो आउटसाइड नॉइज़ आ रहा है मुस्तकिल कि अगर इनमें से कोई भी फ्लॉप हो गया तो फिर प्लेयर जो है वो रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की जानिब से। अब एक मजबूरी ये भी है कि हर किसी के सामने एक कैमरा और एक माइक तो पड़ा हुआ है। हाँ। उस कैमरे और माइक को आपने कंटेंट देना है। उस चक्कर में आप कुछ भी बोल दें तो यहाँ पर तो तरह तरह का मतलब एक बाजार लग जाता है तजजियों का और तबसरों का। अच्छा, ये लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये टाइम नहीं है कि हम ये बात करना शुरू कर दें कि प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए प्लेयर तैयार बैठा हुआ है।
इस वक्त जो प्लेयर खेल रहे हैं मेरा ख्याल उनको बैक करना चाहिए। रिप्लेस ही की बात की जो आपने, तो एक बंदे को रिप्लेस करने के लिए तो दूसरा तैयार है, उसको एनओसी भी नहीं दिया गया। फ़खर जमान इन 2 मैचेस में आपको क्या 100% फिट दिखाई देंगे? पहले मैच में उन्होंने 20 रन की इनिंग्स खेली 17 गेंदों पर, अच्छा था, 1 चौका 1 छक्का, लेकिन दूसरे एंड पर देखा जाए तो हैदर अली ने बोल्ड कर दिया। जिस तरह की उन्होंने शॉट सेलेक्ट किया, 6 रन बनाए उन्होंने और 7 गेंदें थी। तो फ़खर का क्या मसला लग रहा है? वही इंजरी इश्यूज लग रहे हैं? देखिए फ़खर का ज़ाहिर है इंजरी के इश्यूज़ तो हैं, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट में जो है वो थोड़ी सी रिलक्टेंट रही बाबर आजम को एनओसी देने के बारे में। और अगर फ़खर ज़मान फ्यूचर के जो 1-2 मैचेस हैं उनमें अगर वो अपना रंग नहीं जमा पाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि जब दोनों ओपनर जो है वो रन, अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक मैं अगर आप बता दूं, अगर गॉड फॉरबिड अगर वो इंजर्ड होते हैं तो वो बाहर होंगे, वरना मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट फ़खर जैसा प्लेयर जो है वो कभी भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। फ़खर ज़मान का कैरियर भी देखे ना, तो फ़खर ज़मान जिस भी बड़े इवेंट में कैरी करते हैं उसको साथ हैं, वो शुरू में 1-2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन एंड पे जब व्हेन इट मैटर्स, आपको 2021 का वर्ल्ड कप याद होगा, ग्रुप स्टेज में उन्होंने कोई रन नहीं बनाए थे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उनको मुस्तकिल चांस देते रहे। उन्हें पता था कि ये बड़े मैच का प्लेयर है, तो उन्होंने मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट जाके जो न्यूजीलैंड वाला मैच जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में आपने ठीक याद करवाया जो न्यूजीलैंड वाले मैच में, उससे भी बल्कि उस टूर्नामेंट नहीं थी उनकी वो फॉर्म। में फ़खर ज़मान 2 मैच खेले और वो टीम से ड्रॉप हो गए। अब्दुल्ला शफीक टीम में आए थे उनकी जगह पर, उसके बाद फिर फ़खर दोबारा वापस आया तो उन्हें वाली इनिंग्स खेल दी थी, इमामुल हक की जगह पर वो टीम में आए थे। तो फ़खर ज़मान को ये बात दुरुस्त है कि टीम से ड्रॉप तो नहीं किया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है आप एक प्लेयर के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, और फ़खर का ज़ाहिर है कि दूसरी टीमों के ऊपर एक प्रेशर भी है ज़ाहिर है फ़खर ज़मान का, उनका नाम वो जो 2 मैचेस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है कि उसमें भी कोई माइनर निगल था उन्हें, जिसकी वजह से उनको बाहर बिठाना पड़ा, और वरना इनको कंटिन्यू करते क्योंकि ये कभी भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कभी भी एक उस तरह की डिस्ट्रक्टिव जो इनकी थायराइड का जो इनका इशू है वो जरा संजीदा नोयत का हो रहा है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ अभी टीम मैनेजमेंट के अंदर, मेडिकल टीम के अंदर कुछ इश्कालात मौजूद हैं उसके अंदर, और अगर फ़खर ज़मान 100% फिट होंगे तो ही जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो पाएंगे। तो फ़खर ज़मान को मतलब लॉन्गर रन तो मिलेगा, उनको मैचेस तो मिलेंगे, और ये अभी आइंदा आने वाले मैच में उम्मीद भी करते हैं कि रन बनाने में कामयाब रहेंगे। और यूए की पिचेस के ऊपर तो फ़खर ज़मान अगर एक बार उनका जो बैट है वो फ्लो में आ गया तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जिस ऑपोजिशन के अगेंस्ट भी आएंगे वो ये सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान की टीम में एक फ़खर ज़मान है और दूसरे इस वक्त मेरा ख्याल है कि हसन नवाज है, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो ये सलाहियत रखते हैं कि मैच को साइड पे कर देगा। एक ही प्लेयर अगर खड़ा हो तो वो मैच को साइड पे कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में सिर्फ ये 2 प्लेयर हैं, फ़खर ज़मान और हसन नवाज, जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब बात थोड़ी सी कप्तान जी पे आ जाए। कप्तान जी ने पहले मैच में 53 रन, और ये कप्तान जी की इस इनिंग्स की बदौलत हम 182 तक गए बहरहाल, क्योंकि इसके अलावा कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद मोहम्मद नवाज का शुक्रिया कि जिन्होंने 11 गेंदों पर 21 रन की इनिंग्स खेली, वरना ये गिरते पड़ते 130-40 पे टीम हमारी बुक हो रही थी। लेकिन कप्तान जी की अच्छी इनिंग्स, 53 रन, 3 छक्के 3 चौके, 36 रन उन्होंने 36 गेंदों पर 53 रन बनाए। लेकिन दूसरे मैच में अगर बात की जाए तो कप्तान जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रन पर आउट हो गए। मेरा ख्याल जो अफगानिस्तान वाला मैच है मुझे सब जरा पहले इसी पे स्पेसिफिकली बात कर ली जाए। अफगानिस्तान को हमने बहुत बड़ा मैच समझ लिया था, हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाई। आपको पता है, आप इस मैच की इतनी टेंशन थी क्योंकि पहले हम अफगानिस्तान से सीरीज हारे, गालिबन शारजा ही था वो, या शारजा में हम सीरीज हारे। अब अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, स्टैट्स ही कहते हैं कि 4 मैचेस पाकिस्तान जीता, 3 मैचेस जो है T20 की बात की जाए तो अफगानिस्तान जीता। तो कहने वाले ये कहते हैं कि अब ये 4-4 बराबर होने जा रहा है। हमारे अपने एक्सपेक्टेटर्स ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम इतनी तगड़ी है कि वो पाकिस्तान को यहाँ पर टफ टाइम दे सकती है, हरा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा डर था, माइक हैसन के माइंड में भी था, सलमान अली आगा के था, मैनेजमेंट में था। तो उनको था कि ये वाला मैच जीतना जो है ये डू और डाई मैच है, ये जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ओपनर मैच, हम ओपनिंग मैच हार गए तो ये वाला तो खराब होगी सीरीज, आगे एशिया कप में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो आगा इसमें हमने देखा कि फुल फ्लेज टीम थी, इसमें कुछ आगे तब्दीलियां की गई। फिर देखें पिछले 2 साल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो स्क्रैम्बल चल रहा था, जिस तरह के रिजल्ट्स भी आ रहे थे, जिस तरह के मामलात यहाँ पर चल रहे थे, तो जाहिर है कि मोराल का तो यही आलम था और सब लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है वो अपने लोएस्ट के ऊपर है। तो पाकिस्तान की टीम जब लोएस्ट के ऊपर है तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उनको मुश्किलात हो सकती हैं। और अफगानिस्तान ने कंपैरेटिवली बेटर क्रिकेट भी खेली हुई है पिछले 1 साल में पाकिस्तान से। T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें तो वहाँ पर वो सेमीफाइनल खेल गए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने वहाँ पर शिकस्त दे दी थी। और अफगानिस्तान जो है वो उनकी एक खास बात यह है कि वो गुजरते वक्त के साथ रोजाना इंप्रूव करती हुई टीम नजर आती है हमें। वो टीम हमें ऐसी टीम नजर आती है कि जिसके अंदर हमें वक्त के साथ साथ ज्यादा स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। उनके मिडिल ऑर्डर का इशू था, उसको उन्हें हल किया। उनके जो
बैटिंग के मसाइल थे उसको उन्हें हल किया। हमें लगता था कि बाजी में जो प्लेयर उनकी टीम में आते हैं वो जज्बे की बुनियाद पर ज्यादा खेल रहे हैं और स्किल जो है वो उनके अंदर उस लेवल और हर मैच में मसीह साहब ऐसा लगता है कि वो मैच जीतना चाहते हैं। ये तमाम टीम्स की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लगता होता, लेकिन अफगानिस्तान जब भी जिसके खिलाफ भी मैच खेलेंगे वो पता चल रहा था, इवन इनके यूए के अगेंस्ट सीरीज हुई उसमें भी ऐसा पता चल रहा था कि हर मैच जो है वो जीतने की कोशिश में है, चाहे वो बड़ा मैच है चाहे वो छोटा मैच है, उनका एक ही मोटिव है कि हमें मैच जीतना है। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं जरा कप्तान जी की इनिंग्स पर बात करें। दूसरे मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, इस पर उनसे सवाल भी हुआ था। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। सही था। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले हम कप्तान सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे। पहली इनिंग्स उन्होंने 53 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। यही वो 53 रन से जो फेस सेविंग की सूरत में पाकिस्तान के हक में बेहतर रहे और पाकिस्तान अगेंस्ट अफगानिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ और दूसरे मैच में कप्तान 5 रन ही बना सके। अब देखना यह है मसीह साहब कि कप्तान ने स्पिन फ्रेंडली विकेट था, सलमान अली आगा को यहीं पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि एशिया कप में आगा को बॉलिंग करनी पड़े, इसको लीड करना पड़े फ्रंट से आकर, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। कप्तान है चूंकि तो समझते हैं दोनों मैचेस में आगा को एक मैच में सिर्फ 1 ओवर करवाया, दूसरे मैच में 1 भी ओवर नहीं करवाया और ये कहा गया कि सुफियान और इब्रार जो है उसमें इब्रार थे तो सुफियान कर रहे थे बॉलिंग तो जरूरी नहीं समझा, लेकिन दूसरे एंड पे तो हमने देखा सुफियान को अच्छी खासी मार पड़ी है। मेरे ख्याल गालिबन 44 यहाँ 44 कोई आउट नहीं किया। देखें जहाँ तक पहले मैच की आप बात करें तो उसमें अगर देखें तो जो बैटिंग की है सलमान अली आगा ने उसमें सबसे खास बात तो ये है कि उन्होंने उनके मेन बॉलर के अगेंस्ट स्ट्राइक की है। राशिद खान को उन्होंने जो है वो 2 छक्के लगाए 1 ओवर में और ये एक मैसेज भी देता है टीम को कि अगर कप्तान आपका दिलेर हो, कप्तान आपका जो है वो प्रीमियम बॉलर के अगेंस्ट अगर रन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो टीम को एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस देकर जाएगा। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि राशिद खान के अगेंस्ट टीम जो है वो चांस लेने से ज़रा घबराती हैं क्योंकि वो इस कैलिबर के बॉलर हैं कि वो T20 क्रिकेट के हवाले से अगर देखें तो उनके 4 ओवर्स को आमतौर पर संभल कर खेला जाता है। लेकिन सलमान अली आगा ने उनके अगेंस्ट चार्ज किया, उस वक्त पाकिस्तान के 4 विकेटें भी गिर गई हुई थी और पाकिस्तान का जो रन रेट था वो भी को बहुत ज़्यादा नहीं था, उस वक्त 7 साढ़े 7 के रन रेट से पाकिस्तान जा रहा था। तो वहाँ पर ऑन स्लॉट करना ज़रूरी भी था और वो अगर कप्तान की तरफ से हो ज़ाहिर है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो टीम के अंदर नजर आता है। तो सबसे पहले सलमान अली आगा की बैटिंग की तारीफ करनी होगी, बहुत शानदार इनिंग्स खेली और हम पहले ही ये बात कर चुके थे कि इन पिचेस के ऊपर सलमान अली आगा जैसे जो बैट्समैन हैं उनकी ज़रूरत यहाँ पर रहती है क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि ये जो पिचेस हैं इसमें 200 रन वाली बारियां तो आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और ख़ास तौर पर अगर उन मैचेस की अगर हम बात करें जो दुबई में होने हैं या शारजा में भी इससे प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसमें भी अगर देखें तो 150 रन भी यहाँ पर बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वो बैट्समैन चाहिए जो 20 ओवर पूरे खेलने की सलाहियत रखते हो। सलमान अली आगा ये कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने अफगानिस्तान वाले क्रांच मैच में जो है वो रन बनाए। जहाँ तक उनकी बॉलिंग का ताल्लुक है बिल्कुल सुफियान मुकीम ने जो पहला मैच खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसमें उन्होंने 4 ओवर कराए, 25 रन दिए, 2 आउट भी कर दिए। तो सुफियान मुकीम को अगर खिलाया है तो मेरा ख्याल है कि उनका कॉन्फिडेंस देने का भी ये तरीका है कि उनका कोटा पूरा करवाया जाए और दोनों मैच में उनको 4 ओवर ने करवाए। उनको आखिरी ओवर में अनफॉर्चुनेटली 17 रन लग गए उस दिन आसिफ खान से, अदरवाइज उससे पहले के 3 ओवर में भी मतलब 3 ओवर में 25-27 रन लग गए थे तो वो मुनासिब बॉलिंग थी और सुफियान को 4 ओवर पूरे मिल जाना सुफियान के अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी है। और लगता ही है कि अब टीम मैनेजमेंट, मुझे ये महसूस होता है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो सुफियान मुकीम के ऊपर भी ट्रस्ट करते हुए इन्हें पूरी ट्राई सीरीज खिलाएगी और उसके बाद हो सकता है कि एशिया कप में भी हमें सुफियान मुकीम ही खेलते हुए नजर आए जिस तरह से उनको चांसेस दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब मिडिल ऑर्डर की बात कर लीजिए जो कि पाकिस्तान का एक अरसा दराज से मसला रहा है। लकीली अब हमने इसमें देखा है कि हसन नवाज के आने से काफ़ी हद तक हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। बीमारी पूरी तरह गई नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी की जानिब है, बेहतर महसूस कर रहे हैं। हसन नवाज ने अच्छा इन दोनों मैचेस में ऐसा हुआ है कंसिस्टेंट सिर्फ एक बंदा रहा है और वो है मोहम्मद नवाज, ठीक है ना। उसने पहले में भी 21 रन बनाए, दूसरे में गालिबन 25 रन बनाए, ठीक है। कंसिस्टेंसी समझ में आती थोड़ी बहुत। हसन नवाज ने पहले मैच में 9 रन, बड़ी उम्मीदें थी लेकिन 9 रन बनाए। उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने सारी कसर पूरी कर दी 56 रन बनाकर, ठीक है। तो हसन नवाज को बैकबोन अब समझा जा रहा है क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है। जिस तरह से पहले हमने ओपनिंग में देखते थे कि साइम अयूब पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय करने लगे थे, फ़खर जमान पर बहुत ज़्यादा रिलाय करने लगे थे, अब मिडल ऑर्डर में अब हम हसन नवाज पर बहुत ज़्यादा रिलाय करें। तो अभी वो यंग एज में है, बड़े अभी उनका स्टार्ट है, तो इतनी जल्दी उन पर रिलाय करना ये उनको भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर करता होगा। देखिए अंडर प्रेशर करने की अगर बात करें तो एग्जैक्टली इस वक्त जो फुटेज हमारे सामने चल रही है उसमें हसन नवाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है वो आए हुए हैं। एक ऐसा लड़का जिसको अभी टीम में आया, मेरा ख्याल दूसरी तीसरी सीरीज है उसकी पाकिस्तान के साथ, और उनको आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज देते हैं। होता असल में ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो पिछले 2-2.5 सालों में हमें ट्रेंड देखने में आया है
आमतौर पर इस तरह की हरकतें की जाती हैं कि जो नए यंग लड़के आते हैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा जाता है। सीनियर प्लेयर या कप्तान खुद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कतराते हैं। उसकी वजह ये है कि मतलब ये जाहिर है कि इंडिकेशन होती है कि कप्तान कितना। शुभमन गिल अभी जब गए थे सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में, वो पहली बार गो के कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने खुद सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर की हैं। तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे प्लेयर जो है वो ग्रूम नहीं होते हैं। हमने तो एक मैच के बाद अब्दुल समद को भेज दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। पाकिस्तान की आप अब्दुल समद को छोड़ें, पाकिस्तान ने जफर गौहर को डेब्यू कराया था क्राइस्ट चर्च में, जहां पर इतना सब स्पिन नहीं था, वो स्पिन बॉलर है, उसको वहां पर टेस्ट मैच में 4 की इकोनॉमी से रन लग गया, उसका डेब्यू मैच है, उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली इस तरह हो रहा है। तो फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड ऑन कर रहे हैं, एक तो लड़का अभी टीम में आया है, जब वो टीम में आया तो वो ओपनर था, उसकी जगह तब्दील करके उस पर आपने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि नंबर 5 के ऊपर आकर वो बैटिंग करे। वहां पर उस लड़के ने आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली, उसने रन बनाए। अब एक्स्ट्रा प्रेशर आप उसके ऊपर ऐड ऑन कर रहे हैं कि एशिया कप जैसा इवेंट आप खेलने जा रहे हैं और फिर आप उन्हें कहते हैं कि जाके मीडिया को भी फेस करें। और फिर यही लड़के जब थोड़ी सी ज़ाहिर है उनकी अभी इतना टाइम तो उनका नहीं हुआ टीम के साथ कि वो एकदम ही अचानक कितने ग्रूम हो जाएं कि वो आके मैच्योरली मीडिया को भी हैंडल कर ले, उनके सवालों का जवाब भी दें। यही लड़के जब हल्की बुल्की मिस्टेक करते हैं तो फिर मीडिया में शोर उठता है कि लड़के जो है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको डील नहीं करना आता। तो भाई डील करना किसने सिखाना है? तो पीसीबी को ये बात देखनी पड़ेगी कि जो यंग प्लेयर हैं उनके साथ ये एक्स्ट्रा प्लेयर जो प्रेशर इनके ऊपर आता है ये एड ऑन ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इतना 17 प्लेयर आप लेकर गए हुए हैं, अब 8-10 आपके पास जो है वो स्टाफ के लोग भी हैं। अजहर महमूद साहब खुद क्यों नहीं आ जाते? देखो आकिब जावेद साहब खुद क्यों नहीं आ जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? जब पाकिस्तान में टीम अनाउंस करी उस वक्त तो वो आगे थे। अब जब इंटरनेशनल मीडिया से बात करनी है तो उस वक्त वहां क्यों नहीं आते? माइक हसन खुद क्यों नहीं आ जाते? सलमान अली आगा खुद क्यों नहीं आ जाते? ये जरूरी तो नहीं है कि आपने जिस बच्चे को टीम में रखा है उसी को ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजना है। तो आपके ख्याल में टीम में प्लेयर्स को सेट करने का ये तरीका होता है? आप तो प्लेयर के लूप होल ढूंढ रहे हैं कि किसी खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में आपके पास शायद कोई ऐसी चीज हाथ में आ जाएगी इसको टीम से निकालने में आसानी हो। बज़ाहिर तो ये लग रहा है। तो हसन नवाज अच्छा, तस्वीर का दूसरा रुख ये भी तो हो सकता है ना कि इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको कहा जाता है कि जाके जरा उन सवालों के जवाब देना, आपको जरा मजीद कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो पहले ही बोलने से कतराते हैं। तो ये भी एक तो हो सकता है। ये उसका तरीका ये होता है कि इनके पहले सेशंस करवाए जाते हैं मीडिया पर आने से पहले और जाहिर है कि ये कोई जो ग्रूमिंग का फेज है ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ मशीन के डाले जाएं और दूसरी तरफ आप ग्रूम होकर निकलें। ये एक प्रोसेस है, 6, 8, 10 महीने 12 महीने लगते हैं इस काम। अच्छा जी, ठीक है। वो प्लेयर जो अभी टीम में आए हैं उनका बनता नहीं है ऐसे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक उनका वो ग्रूमिंग का पूरा प्रोसेस मुकम्मल ना हो जाए। अभी तक तो आप प्लेयर्स को ये सिखाने में कामयाब नहीं हुए कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट क्या करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हारिस के इंटरव्यू के ऊपर कोई एक्शन लिया अभी तक? आपने पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी में दुनिया भर में कहीं कोई मिसाल मिलती है इस तरह की कि मोहम्मद हारिस बैठ के मशवरे दे रहा है बाबर आजम को कि आपका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है? अच्छा, तो ये करते हैं फिर लड़के। इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक कुछ लोग ना एग्जांपल दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर द ग्रेट को एक रेस्टोरेंट में जो वेटर था उसने टिप दे दी थी कि जनाब अपना एल्बो गार्ड जो है वो इस तरह से ब्ला ब्ला। तो वो चीजें भी सारी तो वो सचिन तेंदुलकर को उसने टिप दी थी और उससे किसी ने इंटरव्यू नहीं किया था और ना ही वो मीडिया के सामने बात हुई थी। और ये बात सचिन तेंदुलकर ने बाद में खुद रिपोर्ट की। इंपॉर्टेंट बात ये है। फिर ही तो हमें रियलिटी का पता चला कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है। अच्छा, अब एक प्लेयर ऐसा है जिसका अगला 1.5 महीना, अगला ये वाला पूरा महीना पार है, वो प्लेइंग 11 का हर मैच मिस होगा, वो है मोहम्मद नवाज। मेहनत की है मोहम्मद नवाज ने या कंडीशन सूट कर रहे हैं या फिर लकीली गुड्डी चढ़ी हुई है नवाज की और मुसलसल टीम के साथ है? नवाज तो जब भी यूएई में खेले हमेशा ही अच्छा खेले हैं। अच्छा। वो PSL हो, वो पिछला जो एशिया कप हुआ इसमें इंडिया के खिलाफ 18 के अंदर 42 रन की वाई ले ली थी दुबई में। नवाज को नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए भेज दिया था। तो नवाज तो इन कंडीशंस के मास्टर हैं और नवाज को इन कंडीशन में पाकिस्तानी टीम के साथ होना, उनका परफॉर्म करना, ये तो जाहिर है कि चूंकि कंडीशन सूट करती हैं तो नवाज आपको यहाँ पर प्लेयर नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम उनको यहाँ पर लेकर आई है कंडीशन के अकॉर्डिंग। टीम इस तरह ही बननी चाहिए जहाँ पर प्लेयर का मैक्सिमम इनपुट वो दे सकता है, वहाँ से उसका परफॉर्मेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करवानी चाहिए। तो बिल्कुल नवाज को यहाँ पर पिच और कंडीशन जो है वो सूट कर रही हैं जिसकी वजह से हमें वो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर 360 मोहम्मद हारिस। इतना नीचे ले आया यार, कहाँ वो तीसरे नंबर पे खेलने का आदी बंदा, अब उसको आप कितने नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे उसको बैटिंग दे रहे हो। ये रोल है वैसे हारिस का 7वें नंबर पे ही थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहेंगे। इस ट्राई नेशन सीरीज के बाद एशिया कप में भी अगर वो खेलते हैं एज कीपर तो 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग दे रहे हैं। इतनी पावर हिटिंग कैपेबिलिटी है उनके पास कि डेथ ओवर्स को फेस करे जहां पर बड़े रन्स की जरूरत होती है, बड़े शॉट्स की जरूरत होती है। देखें ये तो मुझे लगता है उन्होंने अपने साथ खुद जुल्म किया क्योंकि उनको जो शुरू में टॉप ऑर्डर में चांसेस मिले थे उसमें कितने मैच में रन किए उन्होंने?
मोहम्मद हारिस तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं और इतने चांस अगर आप किसी को दें तो मतलब रोजाना एक प्लेयर को आप पिच के ऊपर भेजें और उससे कहेंगे तुम्हें जाके बल्ला घुमाना है बस, तो 10 में से 2 शॉट्स तो वही मार लेगा। तो मोहम्मद हारिस के साथ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि एक तो टीम मैनेजमेंट को शायद ये समझ में नहीं आ रही कि इनका नंबर है क्या, और मोहम्मद हारिस को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि मेरी सलाहियत क्या है। वो टीम में सिर्फ इसलिए हैं कि पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त विकेट कीपर नहीं है, और विकेट कीपर की कमी पूरी करने के लिए मोहम्मद हारिस को रखना मजबूरी है। अच्छा, अदरवाइज उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, उनकी कारकर्दगियां देखें, पिछली 5, 7, 8 उनके इनिंग निकाल के देखें जब से उन्हें 100 किया है बांग्लादेश के अगेंस्ट कजाफी स्टेडियम में, उसके बाद से तो वो अपनी ऑफ द फील्ड हरकतों की वजह से मीडिया में आए हैं, खबरों में आए हैं, परफॉर्मेंस तो कोई नहीं आई उनकी। टेम्परामेंट का ये आलम है कि गलत शॉट खुद मारी और बल्ला तोड़ के निकल गए बाद में जाके। और ये अभी अफगानिस्तान और यूएई की टीमें हैं। देखें, जब तक आप इस बात को नहीं समझते कि आप अपने ये जो सीनियर्स के रिस्पेक्ट की फिलॉसफी है ना, ये सीनियर्स की रिस्पेक्ट की फिलॉसफी सिर्फ आपको अदब आदाब में दिखाई देती, ये परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करती है डेफिनेटली। तो मोहम्मद हारिस को जो आउटसाइड जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनसे हटके यहाँ पर आना होगा और एक डोमेस्टिक का सीजन खेलें जिसमें वो कुछ टाइम गुजारे पिच के ऊपर जाके फिर जाके टेक्निक। अलमिया ये है कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट इस हिसाब से भी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच है, उसमें हमारे पास कीपर का फोकस जनाब, हमें हारिस के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा, साहब ज्यादा कीपिंग करना नहीं चाह रहे, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस वजह से ना उनको अपना बैटिंग ऑर्डर समझ आ रहा है, ना मैनेजमेंट को समझ आ रही कि इनको ऊपर खिलाएं या नीचे खिलाएं। बहरहाल कल के शो में जरा हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करते हैं, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। माइक हसन खुद कंफ्यूज है, किसको खिलाया जाए, किसको बैठाया जाए, कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। कल के शो में इस पर फर्दर बात करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।